Hi everyone, welcome to Success Series. How are all of you all doing? So, as you can see on your screen, I'm very happy to announce that we have completed geography. I am your SST teacher Shrishti and I'm going to take up civics today. Civics, we also know it as polity, right? So a lot of you students आपने बोला था कि मैम प्लीज सिविक्स पॉलिटी पढ़ाइए क्लास 8 की। तो आज हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट टॉक्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? वी कॉल इट भारतीय संविधान, क्योंकि इंडियन मीन्स भारतीय एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर संविधान। तो इस चैप्टर के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या होती है, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सालों से, मतलब अगर आप देखो तो क्लास 6 क्लास 7 आप पढ़ते आ रहे हो कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। तो एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है? कई बार आपके क्लास 6 7 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया गया था। सो वी विल डिकोड एवरीथिंग। आप बहुत पेशेंट रहिएगा एंड आफ्टर हैविंग अ लुक एट दिस लेक्चर्स यू विल नॉट हैव टू गो बैक टू द चैप्टर। आई अश्योर कि आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बना लोगे। सो दैट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and let's start today's class with a lot of zeal and enthusiasm. So here it is. Okay, so that's our lovely channel and beginning with today's class. Finally, coming to the learning outcomes. Learning outcomes क्या है? आप क्या कुछ सीखोगे इस चैप्टर के एंड तक? तो एक तो आप ये समझ जाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड क्या है। किसी भी रूल्स को बनाने के लिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक दिन में नहीं बनता। देयर इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ इन्वॉल्व्ड। आप अग्री करते हो या नहीं करते हो, बताइए। इफ़ देर इज़ अ क्लास मॉनिटर दैट हैज़ टू बी सेलेक्टेड, तो वो एक दिन की चीज़ नहीं होती, उसमें काफ़ी नोटिसिंग होती है। कई बार children, you guys vote for him also or her. So that is why it's an entire process. Similarly, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कई लोग इकट्ठा हुए थे एंड सिंस दिस वाज सच अ मेजर डॉक्यूमेंट, तो इसमें काफ़ी कुछ बैकग्राउंड था, तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वी विल कम टू कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग तो समझ लिए, उसका बैकग्राउंड भी समझ लिए कि ये कैसे कैसे बनाया गया, बट हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है? ये सवाल भी तो होना चाहिए ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो व्हाट कुड हैव हैपेंड? इफ देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वी वुड फेस? हाउ डिड इट कम इन टू बींग? एज आई टोल्ड यू, दिस इज रिलेटेड टू द प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ आप सीखोगे, इनके जवाब आपको मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया, सबसे ज़्यादा रोल किनका रहा इनमें, ठीक है। हु आर द मेजर पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व्ड in drafting the Indian Constitution? Major personalities, ओके, यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया है। एंड की फीचर्स देखेंगे। ये जो रूल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैम इसके मेजर फीचर्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को तो नहीं देखे हैं, पढ़े भी नहीं है। सो हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इसी के लिए मैं आपको मेजर फीचर्स पढ़ाऊंगी सो दैट यू नो कि व्हाट आर द important things that the constitution tries to convey to us, and we as citizens, why should we follow it? जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, विच इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनमें क्या राइट्स हमारे लिए अवेलेबल है, कब अवेलेबल है, ये क्यों दिए गए हैं, ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस। सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर क्लास 6th एंड क्लास 7th पॉलिटी। प्लीज़ वी विल गो अ वन स्टेप अहेड एंड वी विल लर्न अबाउट इट। इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह मत देखिए, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स दैट गो अराउंड। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, कुछ भी आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सो यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर कंट्री एंड दैट इज वाई वी विल लर्न इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डू यू नो, आई एम बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गाइज वॉचिंग दिस, गेट रेडी एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
तो अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब ये नहीं कि अन्य देशों में नहीं है, दे ऑल्सो हैव इट. सो विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? योर ऑप्शंस आर इंडिया, USA, France and Israel. So I'm giving you 30 seconds. Tell me the correct answer. Waiting for you guys. Tell me quickly. Don't search. Okay. जिसको पता है very very good. So I am telling you the answer. The answer is India. This is a fact. ठीक है. इंडिया में क्या हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, जिसे हम रूल बुक कहते हैं, ये लोग ने बहुत सारे फीचर्स बोरो किए थे. What did they do? They borrowed features from other countries. क्यों बोरो किए? अब आप कहोगे कि मैम ये तो कॉपी पेस्ट है. नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किया. They studied all the constitutions of the world ताकि गुड चीज़ें ले सके. फिर उन्होंने उसे मॉडिफाई कर दिया. क्यों मॉडिफाई किया? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की सिचुएशन, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो द मेजर हेडिंग्स दे टुक एंड देन दे मॉडिफाइड इट एज पर देयर डिमांड्स. तो इससे क्या हुआ? क्योंकि हमने बहुत सारे फीचर्स इधर उधर से लिए, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही बल्की हो गया. बल्की मतलब हैवी. Okay, so it became the longest constitution in the whole world. So this is one fact and I hope this is clear to you. भूलिएगा मत, ये बहुत ही important है. Coming to some of the other interesting facts about the Indian Constitution. तो देखिए, why are these classes at Success CDs interesting? Because there are certain things that you learn जो आपके चैप्टर में नहीं दिए गए होते. जैसे कि facts about the Indian Constitution, ये हमने डाला है आपके लिए so that you must know about it. So the first fact I have already told you, it is the longest constitution. जी हाँ, बहुत ज़्यादा बल्कि डॉक्यूमेंट है ये. Moving towards this second fact, which says it was handwritten by whom? By Mr. प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. तो किसी ने अगर आपको पूछा तो आप ये कहोगे कि ये इतना बल्कि डॉक्यूमेंट था, फिर भी ये सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉपी है, दिस वॉजंट प्रिंटेड, ये हैंड रिटन थी. ठीक है. और किसने लिखा था? बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी यूज हुई थी. What is calligraphy? Calligraphy is an art of writing. Okay, it involves very beautiful handwriting. और ये इटालियन कैलीग्राफी यूज की थी. किसने यूज की थी? मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. ही यूज दिस कैलीग्राफी टू हैंड राइट द डॉक्यूमेंट. बट इसके बाद जो भी आए कॉपीज, दे वर प्रिंटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, each page was also decorated. By whom? By artists from Shantiniketan, such as Mr. Nandlal Bose. So this kind of people, they decorated each and every page, as you can see on this image as well. तो है ना interesting? Is it or is it not? Okay, so you must know this. अब देखिए, ये एक कॉपी है. ये जो ओरिजिनल कॉपी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हम बहुत ही सुप्रीम डॉक्यूमेंट मानते हैं इंडिया में. क्यों मानते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आफ्टर नोइंग सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट. सो इट वॉज रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब दो लैंग्वेजेस में. दो लैंग्वेज में जब कुछ हो तो क्या कहते हैं? बाईलिंगुअल. ठीक है. एंड इट इज केप्ट इन अ gas filled case. Which gas is there? It is helium gas. So it is preserved in a helium filled case. कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसे रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही सुप्रीम डॉक्यूमेंट है देश का. It represents our country and so it has been accorded a very special place. So you can see in the image how it has been preserved. नाउ कमिंग टू डेट ऑफ अडॉप्शन एंड डेट ऑफ इफेक्ट. चलिए, ये कैसे बना, क्या बना, वो आगे देखेंगे. बट यहाँ पे टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड कब? November 26 को. और इफेक्ट में कब आया? January 26 को. सो January 26 विच इज़ द रिपब्लिक डे. क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? अब समझ आया. सो इफ समबडी आस्क्ड यू व्हेन इज द रिपब्लिक डे, आप कह दोगे 26 January. But why do we celebrate? Because this is the day that the constitution was brought into effect. किसे रिप्लेस किया? इसके पहले हमारे पास एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो आपको तो पता है कि पहले हमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, राइट. हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिली. तो इसके पहले हमारे पास अपनी रूल बुक नहीं थी. We did not have any constitution. Britishers were making rule for us through various acts. So ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के भी बहुत सारे प्रोविजंस हमने बोरो करके इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए हैं.
It replaced Government of India Act and it became the most important governing document. And then what happened, Dominion of India भी Republic of India बन गई. So two things to know from here, that it replaced Government of India Act. क्यों रिप्लेस किया वो मैंने आपको बता दिया रीज़न. फर्स्ट ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, अपने रूल्स नहीं थे तो वी कुड नॉट डू एनीथिंग. नाउ आवर रूल केम और डोमिनियन से रिपब्लिक बदल गया. तो आपको क्या समझ आ रहा है रिलेटेड टू द ब्रिटिश रूल, दैट पहले हम लोग डोमिनियन मतलब डोमिनेटेड थे. सो ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर अस, बट नाउ वी बिकेम रिपब्लिक, मतलब हम लोग फ्री हो गए. हमने अपनी रिपब्लिक मतलब रूल बुक बना ली. ठीक है. सो इस तरीके से डोमिनियन डी and dominance of whom, of Britishers, and republic means rule book. So this has become little clumsy, but please, this is what it means and this is for explaining you, and that is why we were called to be a true democracy. अब ये क्यों वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी. So can the parliament override the constitution? Now you have understood कि constitution भाई एक बहुत ही major document है, right? Have you understood or not that constitution is one of the most supreme document in India? It contains the rules, okay? But अब जिनको हमने पावर में डाल दिया, क्या वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कुछ कर सकते हैं? कैन दे ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, दे कैन नॉट, बिकॉज यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. एक डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. नहीं तो लीडर्स कभी कभी क्या होते हैं, दे कैन गेट करप्ट. Sometimes what happens, a class monitor, if I make the person the monitor, that person might start using things to their advantage. तो हम लोग क्या उसे ही बनाए रखेंगे, चेंज कर देंगे, राइट? सो दे कांट ओवरराइड द स्कूल रूल्स. आप इसे एक स्कूल की तरह देखिए. सो मॉनिटर स्कूल के रूल्स को नहीं ब्रेक कर सकता जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ द मॉनिटर. सो सिमिलरली पार्लियामेंट में कौन रहते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं. जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सक रहे हो, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज़ बाउइंग टू द भारतीय संविधान विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. जो भी पावर में आए दे हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर कोई प्रोसेस हमें अच्छा नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशन में तो वी कैन चेंज इट, उसे अमेंडमेंट कहते हैं. बट इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट कैन से अगर कुछ भी चीज़ आपके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, सो दे कैन से दैट दिस इज नॉट अलाउड, यू कांट ब्रिंग दिस चेंज. So we have kept constitution as the supreme document. How was this adopted? This was adopted by a preamble. What is a preamble? You guys must be knowing. In fact, you should learn it by heart. ठीक है. तो इसीलिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकती. Now see, this is what we are talking about. This is the preamble of India. So it says we the people of India. It begins with we the people of India. तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट डज दिस वी द पीपल ऑफ इंडिया कन्वे, इट कन्वेज कि हम लोग नहीं थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, फिर भी हम इन रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन था. इसे ये सोच के बनाया गया था कि ऑल द पीपल आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन मेकिंग इट. अब हर कोई तो जा कर के नहीं बैठ सकता ना वहाँ पे जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ रही थी मीटिंग्स के लिए. So, but it represents the entire citizens of India. You must know this. You must know the words that are used in the preamble. It is a very important document. तो चलिए, what is a constitution? I have told you a lot of facts. So see here, you can see a picture. ओके. सो जैसे कि एक फुटबॉल गेम में एक रेफरी की ज़रूरत होती है, एक क्रिकेट गेम में एक अंपायर की ज़रूरत होती है. क्या होगा अगर ये लोग नहीं रहेंगे? गेम विल नॉट बी फेयर मैम, कोई भी चीटिंग कर लेगा. नोबडी विल फॉलो द रूल्स मैम. ठीक है. जो भी विन करेगा वी कांट टेक इट एज अ क्लियर विक्ट्री. अभी तो कुछ भी अगर आउटकम होता है किसी गेम का तो हम उसे मानते हैं कि येस आरसीबी हैज़ वन द मैच बिकॉज इट इज़ प्लेड इन अ फेयर मैनर, राइट. बट अगर कोई रूल्स ही नहीं हो सो हाउ विल यू जज? सिमिलर इज द केस. इतने लोगों को 135 करोड़ की पॉपुलेशन को एक साथ रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए, जहाँ पे लोगों के हाथ में पावर्स हैं, आपको एक बेसिक रूल बुक बनानी थी.
ठीक है. सो यू मेड दिस एंड इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच टेल्स यू दैट दिस आर द रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन अ सोसाइटी. इन अ डेमोक्रेसी ये कैसे फॉर्म होते हैं? ऐसा नहीं है कि किसी भी लीडर ने इसे फॉर्म कर दिया. नो, दे आर फॉर्म थ्रू कंसेंसस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस? कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट. मैं आई क्लास में मैंने बोल दिया अरे शोविक विल बी दी मॉनिटर और रिया will be the monitor. No, that is not consensus. But if I ask you students, you're going to vote for who you want to select as your class monitor. So that means that is consensus. हमने सबने मिलके एक decision लिया है. So this is what the constitution is about. अब जब भी constitution के बारे में कोई भी सवाल हो, don't get confused. Just relate it to a game of football or cricket. So you will require something, right? You will require some rules to have a fair game. That is the similar thing they have done with the constitution. To rule this population, they needed a good document. So they framed the rules there. Okay. Now coming to purpose. Purpose क्या होता है? तो देखिए ideals and aspirations of the country आपको पता चल जाती है, right? What do we want to be? Our constitution tells us कि हम लोग किस type की society है. It tells you about the nature of the society. For example, we are a democracy. Okay. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है. सो इट टेल्स यू दैट वी वांट टू बी इक्वल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की बात की गई है. सो वी विल डिस्कस दिस फीचर्स. सो इट टेल्स यू दैट वेयर वी वांट टू बी, व्हाट इज द एस्पिरेशन, व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ द सिटीजन्स. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि व्हेन इंडिया वाज गेटिंग इंडिपेंडेंस, तो बहुत ही दर्दनायक इंडिपेंडेंस था बिकॉज पार्टीशन हुआ था, राइट. सो वी हैड अ लॉट ऑफ पुअर पॉपुलेशन, वी हैड रेफ्यूजीज. तो हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए था जहाँ पे, और कास्टिज्म जो थी इंडिया में, कई सारे रिलीजन्स थे, रिलीजन की वजह से फाइट हुई थी, पार्टीशन हुआ था. सो बिकॉज ऑफ कीपिंग इक्वालिटी वी हैड टू हैव दिस रूल बुक. सो इट ऑल्सो गिव्स यू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स which all the people have to follow, and it tells you that how the country needs to be governed. So these are some of the purposes of the constitution. क्या हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है? व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? इट इज बेसिकली जहाँ पे सबसे सुप्रीम पावर पीपल के हाथ में होता है. नॉट अ किंग लाइक अ मोनार्की, नॉट अ प्रीस्ट लाइक अ थियोक्रेसी, नॉट डिक्टेटरशिप लाइक अडोल्फ हिटलर. ठीक है. डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि पीपल आर टेकिंग देयर डिसीजंस. वो लोग कुछ लोग को वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, एंड देन दे रूल ओवर अस. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हमें इनका रूल अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग चेंज कर देते हैं, राइट. सो पीपल आर टेकिंग मेजर डिसीजंस. सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि 18 एंड अबव ईयर्स के एज का आपको होना पड़ेगा. सो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ज़्यादातर इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है सब डेमोक्रेसीज हैं. ओके. सो व्हाट डज इट टेल यू? दैट देर आर कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक. दे माइट बी ऑटोक्रेटिक, they might be having presidential rule, they might have different forms of government and still have a constitution. Okay, clear? मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अबाउट? तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर्स हो रहे हैं. ये बहुत ही इलाबोरेट प्रोसेस था, बहुत ही टफ काम था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इंडिया की पॉपुलेशन बहुत वेरीड थी. हर तरीके के, हर कैटेगरी से लोग थे, रिच, पुअर, कास्टिज्म था. तो सबको एक इंक्लूड करना और एक डॉक्यूमेंट बनाना, इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो व्हाट दे डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये देख लिया था कि जब कोई आपको रूल करता है, व्हेन यू हैव नो से इन डिसीजन मेकिंग, देन इट इज़ वेरी वेरी बैड स्पॉट टू बी इन. ओके. इफ सपोज यू आर कमिंग टू स्कूल बट यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, देन दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी से. आपको बस सुनना है और आपको घर जाना है. सो देन you will not want to live under that kind of a system. So this kind of experience of being dominated by British, it told us कि अब हमें freedom चाहिए, अब हमें free होना है, हम खुद के rules खुद बनाएंगे. So they decided they will set up a democratic government. तो democracy तो बहुत ही easily हमने एक principle identify कर लिया था. Next what happened? तो अब ये लोग, जो ये पिक्चर आप देख रहे हो, इन्होंने बेसिकली मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स होल्ड की. अ लॉट ऑफ अदर पीपल वर देयर, दे बिलोंग टू डिफरेंट सेक्शंस, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक ही रिलीजन के लोग रूल्स बना रहे हों.
दे रिप्रेजेंटेड वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अग्रीएबल है, ठीक है। अगर कोई भी आपके लिए रूल बना देगा एंड आपको पता है उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो यू विल नॉट फॉलो दैट रूल। सो सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बहुत ही तरीके के लोग रखे थे इसमें, ताकि ये लोग पूरी इंडियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। सो दे आर द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 300 members, they were from different communities, different languages, they belong to different religions and बहुत सारे cultures। बहुत सारे issues हुए थे, नॉर्थ साउथ लैंग्वेज इशू हुआ था, कास्ट के इश्यूज हुए थे, बट स्टिल दे मैनेज टू ड्राफ्ट अ वेरी वेरी इलाबोरेट एंड अ गुड डॉक्यूमेंट फॉर द नेशन विच इज स्टिल वैलिड। आप सोच सकते हो 1947 एंड टुडे वी आर इन 2020। बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं क्योंकि वो टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है, बट स्टिल इट इज़ द मेजर सुप्रीम डॉक्यूमेंट एंड एवरीबडी फॉलोज इट। ओके, सो मिस्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिस्टर भीमराव अम्बेडकर ये एक दलित थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इक्वालिटी के लिए फाइट किया। Who were the other members? So you can have a look at this slide. यहाँ से आप याद कर सकते हो कि कौन थे और members and you can get the information here. Now look here who accomplished this task. So around 300 people, they were constantly meeting. 1946 से almost start किया था और आपने देखा ना 1950 में effect में आया, 1949 में adopt हुआ. So it took 3 years टू कम टू अ कंक्लूजन। इसके बीच में बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, फिर इरेज किया, फिर लिखी, फिर इरेज किया, एंड देन फाइनली दे गिव शेप टू द फाइनल डॉक्यूमेंट। ओके, सो बहुत सारे रिविजन्स भी हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज एवरीबडी हैड डिफरेंट व्यूज़ एंड अल्टीमेटली एम क्या था कि इंडिया की इक्वालिटी ऊपर रहे और इंडिया के पूरे पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर सके। अगर आपसे पूछूं मैं, इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव? सो येस, बिकॉज वाई? बिकॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आर preamble, it starts with we the people. Okay, that means we the people of India are adopting this. मैं और आप वहाँ नहीं थे, but we have still adopted it because we have been represented. So इस तरीके से इस टास्क को फिनिश किया गया था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बहुत ही इलाबोरेट तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे, एंड सिंस दिस इज़ अ मेजर डॉक्यूमेंट सो आई शुड टेल यू ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग and do not deviate. Okay, it is very very important, you must know about the Indian constitution. अगर आपको क्रिकेट के रूल्स नहीं पता होंगे तो विल यू बी एबल टू प्ले? नो, you will always lose, right? So you must know the constitution of your country so that you can be good citizens. आपको अगर पता रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आपको, then you will fulfill your criteria, you will follow the rules. So you must learn this chapter not because you're students but also because you're citizens of India. कमिंग टू चैलेंजेस, अब क्या क्या चैलेंजेस हुए थे देखिए। एक तो बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन था। डाइवर्स क्यों? क्योंकि आई टोल्ड यू इकोनॉमिक बैकग्राउंड सबके अलग थे, कास्ट अलग थे, काफ़ी सारे रिलीजन्स थे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबको रिप्रेजेंट करना, दिस वॉज वन बिग चैलेंज। टर्मोइल ऑफ पार्टीशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत ज़्यादा होलोकॉस्ट हुआ था, कम्यूनल होलोकॉस्ट कहते हैं, बिकॉज हिंदू मुस्लिम के बीच में पार्टीशन हुई थी। India was divided into 2 countries and then it became India and Pakistan. So this kind of things left a very deep scar on India and Indians. तो ये भी एक चैलेंज था उस समय, आप कैसे अकोमोडेट करोगे। अब ये क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो मैं डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगी बट आई क्विकली टेल यू कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो आपको याद होगा कि कई बार आपने हिस्ट्री में किंग्स के बारे में पढ़ा है। सो प्रिंसली रूल्स भी चलता था किसी किसी स्टेट्स में, सब्सिडियरी अलायंस, दे यूज टू ट्राई टू इंटरफियर, बट स्टिल कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे किंग्स का रूल था। तो अब क्या हुआ? व्हेन द ब्रिटिशर्स वेंट, द स्टेट्स डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन आपका मैप जो आज आप देखते हो, इंडियन मैप, इट वुडंट हैव बीन लाइक, सॉरी फॉर दिस बट दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो इट वुडंट हैव बीन लाइक दिस इफ यू हैड नॉट
brought the princely states together. For example, हैदराबाद कह रहा था मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, जम्मू एंड कश्मीर कह रहा था मुझे कहीं नहीं ज्वाइन करना है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, बट अल्टीमेटली दिस वॉज इंटीग्रेटेड. हु डिड द रोल? सर वल्लभ भाई पटेल. ही प्लेड द मेजर पार्ट इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. नहीं तो हमारा मैप बिल्कुल ऐसा नहीं रहता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते. तो दिस वॉज ऑल्सो वन चैलेंज. Socio-economic condition of the people. You know that a lot of people were dying hungry. You can have a look at the picture here. ये देखिए इंडिया पाकिस्तान का bifurcation है. These are poor people. Refugees आ गए थे कई सारे. They did not have homes. They did not have food to eat. So उनको एक थोड़ा सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ताकि इनको privileges मिल सके and they can move out of poverty. So this kind of challenges were there. Is it clear? Am I, being able to explain to you? If there is any query, please write in the comment section. We will respond after the classes. Okay. Now coming to our neighbor Nepal. So India ka we have seen. India kya tha? India was a democracy. And what can you see in the picture? Nepal was basically a king's rule. तो क्या होता है king's rule में? King's rule means it was a monarchy. What is a monarchy? जहाँ पे king का rule हो. What is a democracy? जहाँ पे people सबसे ज़्यादा supreme हो. So क्या हुआ था कि जब constitution था नेपाल का, तो देखिए यहीं पे आपको एग्जाम्पल मिल जाता है कि ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट डेमोक्रेटिक. तो नेपाल में किंग्स रूल था, फिर भी इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1990 में अडॉप्ट किया गया था. दिस इज नेपाल्स रॉयल फैमिली. ओके. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, इसमें फाइनल अथॉरिटी किसको दी गई थी? किंग को. आज हमारे पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वी हैव गिवन द फाइनल अथॉरिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया. बट इफ टुमारो वी वॉन्ट टू ब्रिंग किंग्स रूल इन इंडिया, तो हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होगा ना. सिमिलरली व्हाट दिस पीपल डिड, दे हैड टू चेंज द रूल बुक. आप क्रिकेट के रूल्स तो फुटबॉल में नहीं लगा सकते हो, फुटबॉल के रूल्स बेसबॉल में नहीं लगा सकते हो. डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट रूल्स. सो सिमिलरली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, डिफरेंट रूल्स. अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनको लगा कि अरे किंग्स रूल वी डोंट वांट, किंग इज डूइंग व्हाट एवर ही विशेज, वी वांट पीपल्स रूल. सो वी वांट टू बी अ डेमोक्रेसी. तो फ्रॉम 2006 दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड इन 2006 दे पुट एन एंड टू द रोल ऑफ द किंग. अब नेपाल में क्या होता है, अब नेपाल में जैसे इंडिया में गवर्नमेंट होती है ना डेमोक्रेसी, वैसे ही वहाँ पे होता है. फॉर एग्जाम्पल केपी ओली राइट नाउ. ओके. सो दिस इस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया एंड दैट इज वाई दे हैड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस गिव यू द आंसर दैट वाई डिड नेपाल रिक्वायर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिविंग अथॉरिटी टू द किंग. इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू आइडियल्स. नाउ नेपाल मूव्ड फ्रॉम मोनार्की टू क्या बन गया, डेमोक्रेसी. सो ऑब्वियसली रूल्स को चेंज करना ज़रूरी था. रूल्स हैड टू बी चेंज्ड एंड दैट इज़ वाई नेपाल रिक्वायर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ नेपाल हैज़ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे ऑब्वियसली रूल्स विल नॉट टॉक अबाउट द किंग, क्योंकि अब किंग्स रूल हट गया है. ओके, क्लियर. वाई डिड नेपाल रिक्वायर इट? अगेन सेकेंड थिंग, to tell you the nature of a country's political system. If you pick up India's document today, you will be able to understand India is a democracy. We believe in elections. Okay? We elect our own representatives. Similarly, आप पहले का कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का उठाते तो आपको पता चलता कि यहाँ पे तो किंग्स रूल है, और अब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये डेमोक्रेसी है. So in order to reflect the true political system of the country, Nepal required a new constitution. याद रहेगा कि नहीं? ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट. आई एम टीचिंग यू वेरी इलेबोरेटली सो दैट यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ होमवर्क फ्रॉम योर एंड. आप इसको बिल्कुल याद रखना. कमिंग टू नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो देखिए, वी चूज़ आर लीडर्स. अब कब ऐसा हो अगर ये लीडर्स करप्ट हो जाए या फिर अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगे. एज आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटर. इफ़ आई मेक यू द मॉनिटर एंड इफ़ यू स्टार्ट मिसयूजिंग योर अथॉरिटी, आप अपने फ्रेंड्स को बचाते रहोगे एंड जिनसे आपकी नहीं बनती आप उनको फालतू में फंसाते रहोगे. सो व्हाट विल हैपन? देयर हैज़ टू बी अ प्रोविजन दैट द मॉनिटर कैन बी चेंज इफ ही और शी डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द टीचर और ऑफ द स्कूल. सो सिमिलरली वी इलेक्ट आर लीडर्स, बट अगर इनसे कोई गलती हो गई तो, अगर ये लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगे तो देन द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू पिक्चर, और फिर हम लोग इनको रूल से हटा देते हैं बाय वोटिंग. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और के लिए वोट कर देंगे. सो दैट इज़ वाई वी रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन.
It provides safeguards against this kind of things. It provides safeguards because nobody can misuse the power. यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आ जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कि आपके पास कितना भी पावर हो बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज विल बी मोर पावरफुल देन एनी इंडिविजुअल. सो इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज होल्डिंग द नेशन, ही विल हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. तो रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन. नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, कोई भी डोमिनेंट ग्रुप हो, इट शुड नॉट यूज इट्स पावर टू सबवर्ट द माइनॉरिटी. इसका मतलब क्या होता है मैम? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताती हूँ. हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में मेजॉरिटी है, ओके बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हिंदू की, बट एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है कि हिंदूज आर पावरफुल एंड अदर रिलीजन्स आर वीक. It talks about secularism. It says that no matter what the religion, all its citizens are equal. So अब क्या होगा? इनकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, तो अब जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनको ये लोग क्या कर सकते हैं? इनको दबा सकते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स यू फ्रॉम दिस. इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डन, देन कॉन्स्टिट्यूशन will try to take care, judiciary will be there, they will try to ensure that this kind of things don't happen. Okay, for example मेल की population ज़्यादा है फीमेल से, so but male and female are equal citizens of the country. So if any kind of atrocities are being done on the female, then we can talk about the constitutional rights and we can ensure कि ऐसा नहीं हो. Every society is prone to this tyranny. Tyranny मतलब बहुत ही ये जो, जैसे कि अडोल्फ हिटलर वॉज अ टायरेंट, ओके, इट इज़ लाइक अबाउट imposing your rule on somebody. So every society can have this kind of things, but we need to ensure that minority rights are maintained, as you can see here. Okay, no discrimination should be there. In your class 6th 7th you learnt about discrimination, you learnt about equality, so you can definitely relate to this. Moving forward again, it contains rules ताकि कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो. इट टॉक्स अबाउट इंक्लूजन, इट टॉक्स अबाउट इंक्लूजन ऑफ ऑल इंडियंस. सो दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड. Again, another important function is that people should not use the powerful. See, stop attacking the minorities. They are coming to the streets and protesting. So this is also a need, and this also I have told you. Third significant reason is because we need to save us from ourselves. What is the meaning of this? ये क्या कह रहे हो आप कि खुद से बचाना है खुद को, मतलब ये क्या है? सो कभी कभी क्या होता है, योर व्यूज़ विल बी डिफरेंट फ्रॉम माई व्यूज़, राइट? राम्स व्यूज़ विल बी डिफरेंट फ्रॉम श्याम्स व्यूज़, और ऐसे कई सारे राम और श्याम रहेंगे इंडिया में. सो राम माइट थिंक दैट अरे अब तो डेमोक्रेसी काम नहीं आ रही, लोग अपने मन की चीज़ें कर रहे हैं, इससे अच्छा तो एक किंग आ जाना चाहिए, अडोल्फ हिटलर आ जाना चाहिए, सब सही हो जाएंगे. एंड श्याम माइट नॉट होल्ड दिस व्यू. ओके, द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए क्या अच्छा रहेगा कि किंग्स रूल आ जाए? नहीं. इफ अ डेमोक्रेसी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. वी डोंट नीड टू एस्टैब्लिश अ रूल ऑफ अ किंग और अ रूल ऑफ अ डोमिनेंट लीडर लाइक अडोल्फ हिटलर. बट सम पीपल माइट थिंक दिस. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, अगर कई लोग ये सोचने लग जाए तो ऐसा हो सकता है ना. इफ सपोज नथिंग वॉज प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट इंडिया, नहीं, वी नीड टू मेक इंडिया अ हिंदू नेशन फॉर एग्जाम्पल. सो दे माइट हैव बीन एबल टू डू इट, और वी नीड टू ब्रिंग इंडिया इन टू सम अदर काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ पोलिटिकल गवर्नमेंट. सो दे माइट हैव एस्टैब्लिश्ड किंग्स रूल, जैसा कि आप अन्य देशों में देखते हैं. मिलिट्री कू हो जाती है पाकिस्तान में, आर्मी टेक्स ओवर द गवर्नमेंट. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर देयर. सो वी नीड टू कीप द पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड एंड नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट विल क्लैश विद पब्लिक इंटरेस्ट, तो वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू पब्लिक एंड नॉट टू द इंडिविजुअल. So sometimes it also saves us from our bad thoughts, and it looks after the larger interest जो कि ज़्यादा population के लिए beneficial हो. That will be what is most important. Example is religious intolerance. So this is also one need for the constitution.
It also takes and protects us from certain decisions that could have a negative impact on larger section. तो मैंने वही बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर नहीं रहती कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर चले गए होते, एंड दैट माइट हैव हैम्पर्ड डेमोक्रेसी. डिक्टेटरशिप प्रेफर हो सकता है कभी कभी व्हेन डेमोक्रेसी इज नॉट फंक्शनिंग वेल. सम पीपल माइट थिंक अरे यार क्या है, इतना सारा डिसीजन लेने दिया जाता है फिर भी यहाँ पे गलती होती रहती है, इससे अच्छा तो अडोल्फ हिटलर आ जाता, रूल करता, सो वी वुड ऑल बी फाइन. But then that will not be good for the larger section, right? That will not be good for the future. So constitution helps you to maintain this. Constitution helps कि ये structure ना टूटे. Okay, clear? Now you can see here he is Mr. Adolf Hitler. You can see Donald Trump here with Modi. So this shows you the different types of government and different types of the countries or in various parts of the world. This is the British Queen, okay. He is the former President Barack Obama, okay. And this is UAE and Saudi Arabia where you have king's rule. So by this you can understand some places they have dictatorship, some places they still have kings and queens ruling, some places again they have kings and royal families, some places they have president as the supreme person, some places they look over the prime minister. So this kind it differs along the different parts of the world. What are the qualities of a good constitution? ये तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे. एक तो the basic structure should not change. So when you grow up, you will read about केशवानंद भारती case. I don't wish to go into details, but थोड़ा सा बता दिया, कभी कभी interesting होता है ना. केशवानंद भारती केस बेसिकली व्हेन यू स्टडी अहेड यू विल अंडरस्टैंड कि जुडिशरी जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि रूलर्स, कौन रूल्स बनाते हैं, लॉज कौन बनाता है कंट्री में, पार्लियामेंट बनाती है. पार्लियामेंट में कौन रहते हैं, लेजिस्लेचर, राइट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं. सो समटाइम्स दे कैन मेक सर्टेन लॉज दैट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो उस समय ये लॉ मानी नहीं जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, बिकॉज इट हैज सेड कि एक कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स मेजर प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चेंज नहीं कर सकते कोई भी लॉज से. सो दिस बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ टू बी मेंटेन्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेक द लॉज. Also, good constitution does not allow easy overthrow of provisions. It also gives fundamental rights to citizens, okay. It protects our freedom. So now we have spoken about fundamental rights. तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, do you know of your fundamental duties? राइट्स के बारे में तो मैं पढ़ा दूंगी, एंड राइट्स के लिए एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, बट डिस्पाइट बीइंग सिटीजन्स डू यू रियलाइज कि गवर्नमेंट हैज़ टू गिव यू सर्टेन राइट्स. क्योंकि आप इंडियन हैं तो आप बोलोगे कि हमारे राइट्स तो होने चाहिए, लेकिन आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है देश के तरफ, राइट. सो यू मस्ट ऑल नो ऑफ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़. आपके चैप्टर में नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू किड्स, सो आई हैव पुट इट हियर. Please learn your fundamental duties. Please see what are the things that you must do. Nobody can hold you responsible for this. ये legally enforceable नहीं है, but still we must follow it, okay? Because this will ensure smooth functioning of India, and it will also allow India to develop at a fast pace, because it will have good citizens. India will have good citizens who abide by the rules. So you guys are the future of tomorrow. You must be aware of this, and not only being aware, you must also follow it. Okay, so are you guys going to listen to us? And please do, okay, this is my request. This is all about fundamental duties. कमिंग टू की फीचर्स. अब मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स की बात की गई है. सो फर्स्ट फीचर इज फेडरलिज्म. इन दिस चैप्टर वी विल नॉट डिस्कस दिस इन डिटेल्स, ओनली बेसिक. फेडरलिज्म क्या होता है कि वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. एक तो सेंट्रल पे है, एक स्टेट पे है, और लोकल भी आप देखोगे जैसे कि पंचायत सिस्टम. So federalism is basically where you don't have a single form of government, you have all. See, powers are shared, okay, sharing of powers between various sections. For example, national government एक हो गई, जैसे कि बीजेपी है अभी रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है, बट हर स्टेट में आपके अलग रूल्स होंगे. एंड लोकल आप जाओगे तो ग्राम पंचायत वगैरह होंगे.
सो पावर इज शेयर्ड, और जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना देते हैं. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर पार्लियामेंट इज द सुप्रीम पावर and elected representatives are a part of Parliament of India. Then we talk about separation of powers. What does it mean? So India has three organs: legislature, executive, judiciary. Legislature laws को बनाती है, executive helps to implement मतलब follow करते हैं वो laws को, and judiciary ये देखती है कि कुछ भी अगर दिक्कत हो laws में तो वो enforce करवाती है उन laws को. If there are any cases, if somebody is misusing the law, then they will punish. Okay, so these three organs have their separate powers and they don't interfere in each other. So इस तरीके से एक balance maintain हो जाता है democracy में. Other feature is fundamental rights, where you have some basic rights that are fundamental, that is there for all the citizens. And another feature is secularism. सेक्युलरिज्म बेसिकली क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स. ये आपने क्लास 7th वगैरह में भी पढ़ा है. कोई भी रिलीजन को स्टेट स्पॉन्सर नहीं करेगी. ऑल द रिलीजन्स विल बी इक्वल. You can build a temple, you can build a mosque, you can build a church, you can celebrate all the festivals. Government will not promote anything. But India में government interferes sometimes so that in the religious affairs, so that the public interest is maintained. That is what is secularism. Coming to federalism, देखिए ये तराजू देखिए, it is a balance of power, more than one level of government. So if there is a question, in federalism there is only one level of government. True or false, it will be false. There is more than one level of government. 2 हो, 3 हो, जो भी हो, but it is more than one. सो स्टेट लेवल पे भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है, एंड वी ऑल्सो हैव पंचायती राज. पंचायती राज बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री विद अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन. सो इन्होंने बहुत लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग बना दी है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. So each state in India, they have certain freedom also, and when it is a matter of national interest तो वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेगी. तो शेयरिंग ऑफ पावर्स है, बट ज़्यादा पावर डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट्स देखती हैं, एंड एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है. कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिल के देखते हैं, और जहाँ पे क्लैश हो वहाँ पे सेंटर की डिसीजन फाइनल होगी. ओके, so each government, how they can work, where they will get the money, all of this is provided in the constitution. These are all the meaning of federalism and all the features of it. States क्या यहाँ पे agents होते हैं सेंटर के? नहीं, agents नहीं होते हैं. Center is more powerful, but states, they are not only agents, they also have certain kind of freedom, and they also have certain kind of extra provisions that the constitution provides them. कमिंग टू नेक्स्ट फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसका क्या होता है, ये चीज़ से आप समझ जाना. बैलेट मतलब हम लोग अपने पीपल को खुद इलेक्ट करते हैं, खुद चूज़ करते हैं. सो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम पावर. ठीक है, सुप्रीमसी हमारी पार्लियामेंट की रहती है, एंड वी इलेक्ट द पीपल. दिस रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल. कैसे अकाउंटेबल है? क्योंकि हम लोग मीडिया वाले को एक फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी में. वी कैन क्वेश्चन देम. जो ओपोजिशन है वो लोग भी पार्लियामेंट में बैठ के बहुत सारे डिबेट सेशंस अरेंज करती हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. इसकी मीनिंग मैं उतना नहीं बताऊंगी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ दैट ग्रेटर देन 18 ईयर्स ऑफ एज अगर आप हो, whether you are poor, rich, girl, boy, Hindu, Muslim, Christian, whatever, you can vote in India. You just have to fulfill the age criteria, that is universal adult suffrage. ये इसलिए दिया गया था ताकि डेमोक्रेसी मेंटेन हो सके. इमेजिन इफ ओनली रिच पीपल वर वोटिंग, तो क्या होता? रिप्रेजेंटेशन नहीं होता पुअर का, and things would not have been in their favor. So everybody can vote. It ensures equality. Casteism, क्लास और जेंडर बायस को हम लोग यहाँ पे कट ऑफ कर देते हैं. कमिंग टू दिस, पीपल ऑन इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल. येस, डायरेक्ट रोल बिकॉज वी आर डायरेक्टली वोटिंग फॉर देम. सो वी हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. कमिंग टू द थर्ड फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स. कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है. क्या क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी.
एज आई टोल्ड यू, लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर इट मेक्स लॉज. एग्जीक्यूटिव सेट ऑफ पीपल हु इम्प्लीमेंट द लॉज, जो सिविल सर्वेंट्स एंड ऑल होते हैं. एंड जुडिशरी इट एनफोर्सेस द लॉज एंड इट पनिशेस इफ यू नो डिसओबे द लॉ. सो इससे क्या होता है? एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है. इट इज सेपरेशन. लेजिस्लेचर एज यू कैन सी इट इज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. एग्जीक्यूटिव थोड़ी सी छोटी ग्रुप ऑफ पीपल होती है, लेजिस्लेचर बड़ा होता है. पॉलिटिशियंस आर मेजरली लेजिस्लेचर. Then here executive is like civil servants and other people who help enforce the laws that are who help implement the laws framed by the legislature. ठीक है, and they help to run the government the way it should be run. And then you have the judiciary. So this is the judiciary, this is the Supreme Court of India. Supreme Court के नीचे we have high courts, then we have district courts also. Apart from this we have other systems which are lok adalats as well, and different kind of courts. So judiciary helps to also do enforcement of laws in the country. यहाँ पे state का meaning क्या है? Here we are not talking about state government. State government can change with elections, national government can change with elections. Here the meaning of state is the entire country. So it means sovereign set of people. Sovereign matlab independent set of people occupying a definite territory. So India has a definite map. यहाँ के जो भी लोग हैं it is Indian state. Nepal has a definite map, so Nepal state. Okay, so here state doesn't mean state government. Coming to fundamental rights, so one of the most important features of the constitution is fundamental rights. What are the fundamental rights? Equality हो गया, religion हो गया, right? And then you have constitutional remedies. So we will see them one by one. These are referred to as the conscience of the Indian Constitution. So the question can be, which amongst this is the conscience of the Indian Constitution? Options: fundamental rights, fundamental duties, preamble, or DPSP. So correct answer guys, it will be फंडामेंटल राइट्स. दे आर द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्शियंस क्या होता है? आपके भीतर की आवाज़. योर कॉन्शियंस विल टेल यू डोंट steal something, don't be a thief, don't cheat in the exam. That is conscience. So fundamental rights is the conscience of Indian Constitution. What does it do? It protects citizens against the arbitrary मतलब जो अपने मन मर्जी की चीज़ होती है, एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. हमने लोगों को पावरफुल बना दिया, आज वो लोग हमारी ही राइट्स को इम्पिंज करने लग गए, आज वो लोग हमारी ही राइट्स को हमसे छीनने लग गए. तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करती है कि आपके राइट्स को कोई छीन ना सके. दैट इज़ वाई इट इज़ द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देखिए इनकी ऑब्जेक्टिव्स टू फोल्ड है. ऐसा किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर, हु इज़ मिस्टर BR अम्बेडकर. एवरी सिटीजन शुड बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स. चाहे वो पुअर हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट से हो, दे शुड हैव द फंडामेंटल राइट्स, एंड इफ इट इज़ वायलेटेड दे शुड बी एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट. दिस राइट शुड बी बाइंडिंग अपॉन एवरी सिटीजन, एंड इट शुड हैव द power to make laws but not disobey the constitution. We must always make laws keeping in mind कि fundamental rights किसी की breach नहीं हो. breach मतलब कभी भी उसे हम violate नहीं करें. fundamental rights हमेशा इंसान की maintained रहे. So these are the objectives of FR. What are some of the fundamental rights? Right to equality, everybody is equal in India. Right to freedom. आप दार्जिलिंग जाओ पढ़ने, आप मसूरी जाओ पढ़ने, आप बैंगलोर जाओ काम करने, आप घर में कहीं और रहो, हरियाणा में रहो. सो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग अबाउट. नो बडी कैन टेल यू दैट यू कांट प्रैक्टिस दिस ऑक्यूपेशन. सो दैट इज राइट टू फ्रीडम. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर. तो लॉज हैं जो बिकॉज ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कुछ लॉज बन जाते हैं कि कहीं पे भी चाइल्ड लेबर अगर एम्प्लॉयड होगा, सो इफ़ वी फाइंड आउट हु इज़ डूइंग इट वी कैन पनिश देम. ओके. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नो बडी कैन टेल यू टू फोर्सफुली कन्वर्ट योर रिलीजन. विलिंगफुली करना है, येस यू कैन. सो यू कैन फॉलो द रिलीजन और द फेथ ऑफ योर ओन चॉइस. If you want to change it by your own wish, you can do it. That is right to freedom of religion. Cultural and educational rights.
कुछ कुछ कम पॉपुलेशन वाले लोग हैं तो उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को प्रिजर्व करने के लिए दिस राइट्स आर प्रोवाइडेड दैट दे कैन सेट अप इंस्टीट्यूशंस एज पर देयर choice to promote their culture, to promote Indian culture. So that is about cultural and educational rights. So right to equality, all persons equal before the law. बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, डिसेबल्ड हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, एनीथिंग, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे सो लॉ विल बी सेम फॉर देम. पुअर पर्सन है, लॉ विल बी सेम. लॉ विल नॉट टेल यू कि मैं आपको बेस्ड ऑन योर पोजीशन ट्रीट करूंगा. नो. सो राइट टू इक्वालिटी इज लॉ इज सेम फॉर एवरीबडी एंड लॉ विल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. अपार्ट फ्रॉम दिस और किस तरीके से इक्वालिटी की बात हो सकती है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ ऑल द सिटीजन्स कैन गो. कैन यू टेल समबडी दैट यू कांट बाई फ्रॉम दिस शॉप? आप नहीं कह सकते हो. If you have the money, you can go and buy a particular product from any shop that you wish. You can go to any hotel and stay. You can go to any restaurant and eat, right? So this is right to equality. State cannot discriminate in matters of employment. State ये नहीं कह सकती कि हम सिर्फ मेल को employ करेंगे. State has to provide equal opportunities to female. State cannot say that I will only employ this religion people as the officers in the army or as IAS officers. It cannot discriminate. It has to be merit based. In fact, जो minority है उनको ये लोग reservations भी provide करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग equality की बात कर रहे हैं. So जो लोग नॉन प्रिविलेज्ड हैं या फिर अंडर प्रिविलेज्ड हैं, we will try to bring them in equality with the others, right? So that is right to equality. What is right to freedom? We have the right to freedom ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपको मीडिया में कुछ रिपोर्टिंग करनी है, मीडिया को सिटीजन्स को कुछ बताना है, नो बडी कैन स्टॉप यू एज लॉन्ग एज कुछ क्राइटेरिया आप नहीं वायलेट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हो. सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स इज द लेटर पार्ट, बट वी हैव द फ्रीडम टू स्पीक. नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग फॉर द राइट थिंग्स. वी हैव द पावर टू फॉर्म एसोसिएशंस. We can move freely, we can change the residence, and we can live in any part of India. Nobody can stop us. We can practice any profession. You can be a teacher, you can be a doctor, you can be a scientist, you can be an astrologist, anything, okay? So nobody stops you from that, or you can do any kind of business. तो आपके पास freedom है, that is your fundamental right. Right against exploitation, जैसे कि human trafficking हो गया, selling and buying of humans, forced labor, somebody is forcing you to work, employment of children who are below 14 years, ये सब prohibited है क्योंकि laws हैं इनके लिए. तो ये सारी चीज़ें करते हुए अगर पकड़े जाएंगे, so that means you are exploiting somebody and judiciary can take action against you. So that is right against exploitation. Right to freedom of religion, as I told you, you can practice whatever religion you want. You can pick your religion. If you are born a Christian and you don't like it, you can become a Buddhist. If you're born a Buddhist, you don't like it, you can become a Hindu. If you're born a Hindu, you don't like it, you can become a Muslim. So this follows, okay? And you can practice and propagate the religion which is of your choice. So India is a secular country. हम लोग यहाँ पे नहीं बोलते कि you have to follow this particular religion. You can do whatever you wish as long as you are not harming the other sections of population. Cultural and educational rights, you can read it here. As I told you, this is for preservation of culture. And then constitutional remedies. तो अभी तक मैंने आपको rights पढ़ाया. Nobody asked me कि मैम ये तो आपने बता दिया, but अगर rights violate होंगे तो क्या करेंगे? So for that also constitution makers, they understood कि ऐसा हो सकता है. So they provided you a solution. दे टोल्ड यू कि अगर कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, आपको अनइक्वली ट्रीट कर रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, सो आपको पता है कि ये तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये लोग मेरी फंडामेंटल राइट को मेरे से छीन रहे हैं. सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट. Then court will use the power of writs. We will not study writs right now. You are young children. You will learn this later. लेकिन ये पावर होती है कोर्ट के पास
कि जब फंडामेंटल राइट्स किसी की वायलेट हो रही है तो वो उसे रिस्टोर करेगी, एंड इट रिस्टोर्स दैट थ्रू द इशू ऑफ रिट्स. सो बेसिकली आपके पास रेमेडी, रेमेडी मतलब सल्यूशन. तो कैसे याद करोगे? इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, याद नहीं रखना है, रेमेडी वर्ड समझ जाना कि अरे ये तो सल्यूशन से रिलेटेड है. क्या चीज़ की सल्यूशन की बात हो रही है? राइट की बात हो रही है. तो फंडामेंटल राइट्स किसी के चले गए, छीन लिया गया, उसके लिए सल्यूशन प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने. सो क्या हो सकता है सल्यूशन? कि वी कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस, एंड कोर्ट विल इंश्योर दैट योर फंडामेंटल राइट्स आर इंटैक्ट. There is another provision in the constitution, very important part of the constitution, which is known as directive principles of state policy. So this is for social and economic reforms. If there is a question that political reforms किस में है, तो वो आपका FR है, और social और economic चीज़ों की कहाँ ध्यान दी जाती है, so that is in DPSP. This is not very important right now. This is basically to ensure that India runs in a good manner. Poverty नहीं हो, कुछ ऐसे laws रहें जिसमें हम लोग equally आगे बढ़ रहे हों. So this is what your DPSP is all about. Coming to secularism, तो ये picture से ही आपको समझ आ जाएगा. Religion on a separate board and state, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे state मतलब not Karnataka state or Bihar state or Delhi or any other for that matter. State means India over here, okay? So religion will be different and India will be different. India will not tell you that this is the official religion of India. It cannot tell you. So secular state is कोई भी official promotion नहीं होगी किसी religion की, and we will try to respect all the religions. But India में कोई भी ऐसे अगर laws होते हैं किसी भी रिलीजन में विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, देन दैट दे विल इंटरफियर एंड दे विल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक, ये विमेन के लिए थोड़ा सा बुरा था, नॉट थोड़ा सा, काफ़ी बुरा था. सो द गवर्नमेंट केम इनसाइड एंड इट ब्रॉट अबाउट अ लॉ दैट चेंज दिस ट्रिपल तलाक. सो यहाँ पे आपका क्वेरी सॉल्व होता है. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन दैट मैम कैन दे नॉट इंटरफियर, दे कैन इंटरफियर समटाइम्स. For example, untouchability in Hinduism. So अब गवर्नमेंट क्या कहती है? It has a law that bans untouchability, prohibits untouchability. तो जो रिलीजियस चीज़ें बुरी होगी देश के लिए, वहाँ पे गवर्नमेंट विल इंटरफियर. सो दिस इज इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म. With this, we come to the end of the chapter. I hope you have understood all the features. You have understood what the constitution means. बहुत ही elaborate बताया है, but now you won't have to go back to the chapter, so that is good, right? यहाँ पे 15-20 minutes extra doesn't matter, but you should understand, because that is the sole motive for bringing this out, right? So glossary is a set of important words. ये आप देख सकते हो. Arbitrary मतलब सबके अपने wish से, कुछ भी fixed नहीं है. Everybody has their own judgments, so you might not be fair, okay? This can lead to bias, it can lead to prejudice, because everybody will be having their own arbitrary decisions. So that is why this feature is against the constitution. Indian national movement की बात की गई है. So this was basically the movement that got us independence in 1947. इसमें men, women, children, everybody came together. Who did they fight? They fought the Britishers, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें कोलोनाइज किया था. ये कभी और डिटेल्स में हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी. सो दिस वॉज द 1947 इंडिपेंडेंस. व्हाट इज पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं? सिविक्स को पॉलिटी भी कहा जाता है. सो बेसिकली पॉलिटी टेल्स यू अबाउट द सोसाइटी एंड इट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी कहेंगे. सऊदी अरेबिया को हम क्या कहेंगे? मोनार्की कहेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन सम पॉलिटिकल सिस्टम्स, एंड दैट इज व्हाट इज पॉलिटी. व्हाट इज सॉवरेन? दिस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन योर प्रीएम्बल. सो सॉवरेन मीन्स हम लोग फ्री हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं. वी आर नॉट अ डोमिनियन, वी आर नॉट डोमिनेटेड और रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स. वी आर इंडिपेंडेंट पीपल, वी आर सॉवरेन, वी हैव आवर ओन सेट ऑफ रूल्स. इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, क्योंकि इनके अपने रूल्स हैं, इनको कोई गवर्न नहीं कर रहा. सो दिस इज व्हाट सॉवरेन मीन्स. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बेसिकली इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पीपल.
across the country or even across international borders. Particularly किनको ट्रेड किया जाता है? विमेन एंड चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज व्हाट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज. एंड टायरनी जो हमने बोला था कि अवॉइड करना चाहिए, मेजॉरिटी को कभी भी टायरेंट्स नहीं बनने चाहिए माइनॉरिटी पे. ये इंश्योर करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज टायरनी? इट इज द अनजस्ट यूज ऑफ पावर. मॉनिटर अगर टायरेंट बन जाए तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, सबको पनिशमेंट्स देगा विच आर वेरी वेरी बैड सपोज. सो दैट विल बी अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, कि आपको कुछ पावर दिया गया, आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो. सो दैट इज टायरनी. And with this, we come to the end. I hope you have liked this lesson. I hope I have done justice to it. If you have liked it, तो जल्दी से like button को hit कीजिए. Okay, it doesn't take much of your time. Also, guys, I request you to follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter. These are all the places where Success Series is already present. So let's make this family bigger and much more happier. Looking forward to meet you with the next set of lessons. Till then, goodbye and take good care of yourselves. Thank you so much.